और जी स्वागत है आईएएस पीसीएस इंडियन पॉलिटी चैनल में, जिसमें हम देखेंगे सिर्फ इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड सभी टॉपिक्स, न्यूज़, पीवाईक्यू, क्वेश्चन आंसर, टेस्ट एंड मैनी मोर। आज का हमारा टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना, प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम इसे पढ़ेंगे और ये हमारी सीरीज चल रही है लक्ष्मीकांत लक्ष्मीकांत की भारतीय राज्य व्यवस्था की। ये इसमें हमारी तीसरी वीडियो है और 2 लेक्चर मैंने पहले ही ले लिए हैं और हम सीरीज़ में नहीं चल रहे हैं, हम चल रहे हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी क्वेश्चन होते हैं उसमें। सीरीज़ पूरी लेकर पूरी लक्ष्मीकांत पूरी करेंगे हम, लेकिन चल इस हिसाब से रही है ये। तो आप बताना आपको कौन सी क्लास चाहिए। अगर आपको अभी इस प्ले लिस्ट में नहीं है तो मैं उसे रिकॉर्ड कर दूंगा। तो अभी शुरू करते हैं अपना संविधान की प्रस्तावना। तो शुरू हो जाओ भाइयों। सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया। सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन बन गया आपके लिए कि सर्वप्रथम किसने प्रस्तावना को सम्मिलित किया था। अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। तदुपरांत कई अन्य देशों ने इसे अपनाया, जिसमें भारत भी शामिल है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है किसने सबसे पहले अपनाया था, तो ये अमेरिकी संविधान में हुआ था सबसे पहले। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। प्रस्तावना किसे बोला जाता है? संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। जैसे कि आप ऐसे में कोई भूमिका लिखते हो ना, जिसमें आप बताते हो, जब ऐसे लिखते हैं हम
अब आगे बढ़ते हैं प्रस्तावना के तत्व। प्रस्तावना के तत्व देख लेते हैं क्या क्या है। प्रस्तावना में 4 मूल तत्व हैं। ठीक है, पहला है संविधान के अधिकार और स्रोत। पहला कौन सा? संविधान के अधिकार और स्रोत। इसके क्या क्या अधिकार हैं? संविधान के अधिकारों का स्रोत क्या क्या है? अधिकार का स्रोत। तो प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। तो इसका स्रोत क्या है? भारत के लोग। जो सबसे पहले हमने ऊपर देखा था, हम भारत के लोग, यही चीज, हम भारत के लोग, यही है। तो अपनी प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से अपनी शक्ति अधिग्रहित करता है। दूसरा है भारत की प्रकृति। कौन सा है दूसरा? भारत की प्रकृति। कैसी प्रकृति है? तो ये घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, पहला है संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। तो कौन कौन सा है? इसको क्रम में याद कर लेना। संप्रभु है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, ये सब है। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, ये देश है हमारा, ऐसी राज्य व्यवस्था वाला देश है। तीसरा है संविधान के उद्देश्य। संविधान के क्या क्या उद्देश्य हैं? इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। कौन कौन से उद्देश्य हैं? फिर से देखिए, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। फिर चौथा है संविधान लागू होने की तिथि। चौथी बार क्या बताई गई है? तिथि। ये लागू होने की तिथि है, देखना है, अब अपनाए जाने की नहीं है, लागू होने की तिथि है 26 नवंबर 1949। दो तरह से प्रश्न पूछा जाता है, लागू कब हुआ था और अपनाया कब गया था, समझे? तो ये दो तरीके से प्रश्न है, तो यहाँ ध्यान देना, 26 नवंबर 1949 लागू होने की तिथि है। अब आगे देखते हैं संविधान के मुख्य शब्द। इसमें जितने भी शब्द हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं वो सब बताए गए हैं। वैसे ये एनसीईआरटी में भी है, हम एनसीईआरटी भी लेकर के आएंगे अभी, पूरे जितनी 6 से लेकर 12वीं तक की थी, सारा पॉलिटी का सारा खत्म करेंगे इस चैनल में। अब प्रस्तावना में कुछ मुख्य शब्दों का उल्लेख किया गया है। ये शब्द हैं संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व। ये सारे शब्दों का इसमें उल्लेख किया गया है। संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व। अब इन सभी को ना एक एक करके हम देखेंगे। वैसे तो मैं इन्हें शॉर्ट में भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन फिर आपको वो जो पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो पढ़ना होता है और यहाँ पे जो लिखा होता है तो वो समझ में नहीं आएगा आपको, तो शॉर्ट छोड़ो, लॉन्ग रास्ता ही अपनाओ। संप्रभुता। संप्रभु शब्द का आशय है, सबसे पहले आशय है, भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। ये जितने भी ऐसे दे रखे हैं, 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, यहाँ पर 3 नंबर, और ये पीछे किताब में दे रखे हैं, तो इसकी ना मैं अलग से एक छोटी सी वीडियो ले आऊँगा 5 मिनट की, उसको मैं ना सारे इसको आराम से समझा दूंगा। अभी बस ये देखिए कि भारत का संप्रभुता का मतलब होता है कि देश, हमारे देश पर ना हमारा ही निर्णय है, हम ही निर्णय कर सकते हैं, और दूसरा जो देश होगा वो हमारे निर्णय नहीं ले सकता। तो यही है, हम किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है और ना ही कोई अन्य देश किसी अन्य देश का डोमिनियन है, उसके अधीन नहीं है हम, और इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है, बस हम ही सबसे शक्तिशाली है हमारे देश के अंदर। यह अपने मामलों, आंतरिक और बाहरी, निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। इन सारे इनके जो मामले हैं, अंदरूनी और बाहरी, बाहरी मतलब विदेश नीति, जितनी फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है, फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी काम हैं वो सब है ना बिना हस्तक्षेप के होंगे। अब जैसे हम किसी को मनाएंगे, वैसे नहीं कर सकते कि अमेरिका को बुरा लग जाएगा या रशिया को बुरा लग जाएगा, हम ऐसा क्यों करें, ऐसा नहीं है, हम बस अपना हित देखेंगे, समझे, अपना इंटरेस्ट देखेंगे और अपनी फॉरेन पॉलिसी को अप्लाई करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे, क्योंकि हम क्या है, हम संप्रभु हैं भाई, हमारे अंदर कोई, हमारे में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। फिर यद्यपि वर्ष 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना, तथापि संविधान से अलग यह घोषणा किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती। समझे, भारत ने जब 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता अपना ली थी तो वो भी उसका खुद का ही डिसीजन था। समझे, वो कह रहे हैं ना ये कि ब्रिटेन को तो अपना प्रमुख मान लिया, तो ये संप्रभु कहाँ से रह गया भाई? संप्रभु माना इसलिए माना क्योंकि उसी ने माना है, समझे, उनका खुद का डिसीजन है, ये किसी दबाव में नहीं लिया गया था। तो इसकी अलग कहानी है, जब फॉरेन पॉलिसी पढ़ोगे तब समझ में आएगा वो। तो यही है, भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करता। इसी प्रकार भारत की संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता उसकी संप्रभुता को किसी मायने में सीमित नहीं करती। ठीक है, तो 2 संगठन यहाँ पर बताए गए हैं जिसकी भी अगर आप सदस्य बनते हो तो उससे हमारी संप्रभुता वो कभी भी वो सीमित नहीं होती है। तो एक राष्ट्रमंडल की सदस्यता और संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता। अब एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा, अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में
अपनी सीमा के किसी हिस्से पर दावा छोड़ सकता है। समझे? अपने किसी भी संप्रभु होने के नाते क्या कर सकता है, विदेशी सीमा अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर दावा छोड़ सकता है। नेक्स्ट है समाजवादी। समाजवादी में आएगा 1976 में 42वें संविधान संशोधन से पहले भी भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। मैंने आपको बताया था 1940 में संविधान 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था और तब कौन सा शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी। तो ये क्या, मैंने ये भी बताया था कि पहले से थे ये, तो नीति निर्देशक सिद्धांतों में पहले से थे समाजवादी लक्षण मौजूद थे। अब दूसरे शब्दों में जो बात पहले संविधान में अंतर्निहित थी उसे स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया और फिर कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के लिए 1955 में आवाड़ी सत्र में एक प्रस्ताव पारित कर उसके अनुसार कार्य किया। ठीक है, तो ये 1955 में आवाड़ी में सत्र एक प्रस्ताव पारित हुआ था और उसी के अनुरूप कार्य किया था। अगर पूछा जा सकता है आपसे कि 1955 में जो आवाड़ी सत्र था उसमें क्या सा प्रस्ताव पारित हुआ था तो और किसके अनुसार हुआ था, तो ये भी देख लेना। समझे? ये कांग्रेस पार्टी में हुआ, कांग्रेस पार्टी ने किया था ये। अब यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। अब ये ध्यान रखना, मेंस में ना इससे प्रश्न आ रखा है। पिछले 2-3 साल पहले यही प्रश्न आया था कि भारतीय समाजवाद और दूसरा समाजवाद अलग कैसे है। तो ये यहाँ पे डिफरेंस है दोनों के, देख लेना। भारतीय समाजवाद और लोकतांत्रिक समाजवाद, सॉरी, भारतीय समाजवाद वाला जो लोकतांत्रिक समाजवाद है और दूसरा है साम्यवादी समाजवाद, यानी भारतीय समाजवाद और साम्यवादी समाजवाद। अब जिसे राज्याश्रित समाजवाद भी कहा जाता है, ये राज्याश्रित समाजवाद जिसे साम्यवादी समाजवाद कहा जाता है। अब इस वाले समाजवाद में क्या होता है, इसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। ठीक है, उन्मूलन शामिल हो गया। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। यहाँ पर जो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे समझने में, जिसे ये आता है वो थोड़ा सा आप स्किप कर दे, मैं जिसको नहीं आता उसको समझा देता हूँ। तो साम्यवादी समाजवाद में कहा जाता है कि जितना भी उत्पादन और वितरण के जो साधन है, यानी आप जो भी धरती है, ज़मीन है और कोई भी फैक्ट्री वगैरह हैं, सारे के सारे जितने भी हैं वो सब को क्या कर दिया जाएगा, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है सारा का सारा सरकार के पास में आ जाएगा, सब सरकार का कंट्रोल हो जाएगा सभी पर। और जो निजी संपत्ति होती है, ठीक है, वो सबका उन्मूलन कर दिया जाएगा। प्राइवेट प्रॉपर्टी सबको हटा दिया जाएगा, जितनी फैक्ट्री वगैरह थी सब अपने अंदर में मिला ली जाएंगी। तो ये इस मतलब सब सरकार की हो जाएगी, सरकार का नियंत्रण हो जाएगा, इससे बाहर किसी का भी नहीं रहेगा। तो यही होता है आपका साम्यवादी समाजवाद। इसमें बस राज्य जो होता है ना, सरकार होती है, बस वही सबसे ज़्यादा मेन होता है और कोई नहीं होता। लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद में ऐसा नहीं है। लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या कर रखा है, ये है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। समझे? वह जो साम्यवादी के अलग होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी में होता है जो कैपिटलिस्ट, जो अमेरिका वाला है, और साम्यवादी था आपका रूस वाले में। ठीक है, तो लेकिन इंडिया में कौन सा है, लोकतांत्रिक समाजवाद, और जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था लगता है जहाँ सार्वजनिक व निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। इसमें कौन से रहते हैं, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। लेकिन यहाँ पर साम्यवादी में नहीं था, वहाँ पर उन्मूलन ही कर दिया उसका। ठीक है, सार्वजनिक हो गया सरकार वाला। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। ठीक है, तो समाजवाद का उद्देश्य क्या है, गरीबी, उपेक्षा, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है। अभी अलग है, गांधीवाद क्या होता है, मार्क्सवाद क्या होता है, इससे प्रश्न भी पूछा गया प्री में। और बस आसान तो था, जिसने पॉलिटिकल साइंस से एमए या बीए करा है या फिर पॉलिटिकल साइंस को थोड़ा सा गहराई में पढ़ा है, उसके लिए तो आसान था। लेकिन जो बस लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं और ऐसे शब्दों को छोड़ देते हैं ये क्या होता है, तो उनके लिए थोड़ा सा कठिन था। मैं सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के नहीं, जिन्होंने भी बीए में अगर मार्क्सवाद के बारे में पढ़ा है तो उसको आसान लगेगा। तो इससे प्रश्न पूछा गया था, मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, इसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर ज़्यादा झुकाव है। समझे? गांधीवादी समाजवाद की ओर ज़्यादा झुकाव है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति जो 1991 में आई थी ने हालांकि भारत के समाजवादी प्रतिरूप को थोड़ा लचीला बनाया है। यहाँ पर यह ध्यान देना, शब्दों पे ध्यान दिया करो कि जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की जो नीति आई थी, आर्थिक नीति आई थी, उसने समाजवादी प्रतिरूप को थोड़ा लचीला बनाया है। ठीक है, लचीला बनाया है। लचीले का मतलब होता है अगर एक गुब्बारा होता है वो लचीला होता है, उसमें आप हवा भर सकते हो, उसके अंदर आप पत्थर भी डाल सकते हो, टॉफ़ी भी डाल सकते हो, वो लचीलापन होता है कि अच्छी अच्छी चीज़ें डाल दो, लेकिन वो वैसा नहीं होगा। ठीक है, मरेगा नहीं वो।
तो ये वो समाहित कर लेगा। तो यही हमारा समाजवादी प्रतिरूप है, जो दूसरी अच्छी अच्छी चीज़ों को जो हमारे विकास के लिए ज़रूरी है, देश के विकास के लिए ज़रूरी है, उसको समाहित करते हुए जा रहा है, ना कि हम इसे छोड़ रहे हैं। तो ये समाजवादी प्रतिरूप को थोड़ा लचीला बनाया गया है। अब नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया, जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने भी 1974 में कहा है। धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसीलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से 28, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, वो जोड़े गए थे। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है, आपसे प्रश्न देखो, आपको क्वेश्चन करने तो क्वेश्चन को देखो कैसे बनेगा। सबसे पहला तो ये भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, उस समय उच्चतम न्यायालय ने जो बोला, ये हमारे लिए काम का इस चीज़ में है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य जो संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था, जब संविधान बना था तब संविधान में उल्लेख नहीं किया था, तो ये तब के बारे में बोल रहा है। अगर ये अभी बोले कि अभी नहीं है वर्तमान में, तो ऐसा नहीं होगा। अगर ये बोले कि संविधान जब शुरुआत में मूल संविधान में ये नहीं था, ठीक है, उल्लेख नहीं था, तो वो सही बात है, उल्लेख नहीं किया गया था। और लेकिन इसमें जो हमारा अनुच्छेद थे, अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वो जोड़े गए थे, पहले से ही थे। तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं, अर्थात देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। यही होता है हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो कोई पूछे आपसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कैसा होता है, तो उसका मतलब बता देना कि देश में सभी धर्म समान है। पहली बात तो समान है, उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। जैसे आप देखोगे, अगर यहाँ पर 6 धर्म है तो 6 धर्मों के त्योहारों के सभी पे हॉलीडे मिलता है, सभी पे छुट्टी मिलती है, समझे। तो ये किस लिए होता है, ये हमारे धर्मनिरपेक्षता की वजह से ही है। चाहे उनकी पॉपुलेशन कितनी भी हो, कम हो ज़्यादा हो, पारसियों की जैसे पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन तब भी उनके जब भी उनका कोई फेस्टिवल आता है, धार्मिक त्यौहार आता है, तो छुट्टी मिलती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उन्हें समान समर्थन प्राप्त हुआ है, इसलिए सरकार छुट्टी देती है। अब नेक्स्ट देखते हैं लोकतांत्रिक। संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में है। लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला होता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट होता है और अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में हो गया कि जैसे कि हमारा इनडायरेक्ट है, अब ये अभी हमें कोई लॉ बनाना है, तो ये हम नहीं बनाएगी, जनता नहीं बनाएगी, ये सरकार बनाएगी, जिसको हमने रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, तो वो बनाएगी हमारे बिहाफ पर। तो हम डायरेक्ट नहीं कर रहे, हम उनसे करवा रहे हैं, यानी वो कर रहे हैं हमारे लिए। लेकिन स्विट्जरलैंड में क्या होता है, वहाँ पर प्रत्यक्ष होता है। वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब, एक जन्म संग्रह वगैरह होगा, और जब वो बताएंगे कि हाँ ये पास होना चाहिए, ऐसा लॉ बनाना चाहिए, तब होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 मुख्य औजार हैं। इनके नाम है परिप्रेक्ष्य, रेफरेंडम और पहल, इनिशिएटिव, प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना, रिकॉल, तथा जनमत संग्रह। यही है जो मैं बता रहा था अभी। तो 4 हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र के, 4 मुख्य औजार हैं, तो चारों को ध्यान दे लेना। ये पूछा जा सकता है ये किस किस के हैं। पहला है परिप्रेक्ष्य, पहल, प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना, और चौथा है जनमत संग्रह। अब दूसरी ओर जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, उसमें लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जो मैंने अभी बताया आपको, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हैं। सरकार चलाते हुए कानूनों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। तो ऐसे लोकतंत्र को क्या कहा जाता है, प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। यह भी 2 प्रकार का होता है, एक संसदीय, दूसरा राष्ट्रपति के अधीन। जो राष्ट्रपति के अधीन है वो हमारे में नहीं है, वो बता दिया था मैंने पहले पीछे वही वीडियो में, कि वो अमेरिका के पास होता है। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो कौन सा है, प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र। इसकी व्यवस्था है जिसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह है। ये ध्यान देना, यही लाइनें होती हैं टू द पॉइंट वाली, यहीं से उठाया जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अब ये वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा सा ठीक से मेरी बातों पे भी ध्यान दो। तो भारतीय संविधान में जो प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है, और जिसमें भी और क्या होता है, कार्यकारिणी जो होता है, यानी जो एग्जीक्यूटिव होता है, जो कानूनों को लागू करती है, वो अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका, यानी जो जुडिशरी होता है, क्या जुडिशरी होता है सच्ची में, नहीं जुडिशरी नहीं होता भैया,
लेजिस्लेचर होता है जो कानून बनाती है, लेजिस्लेचर। कार्यकारिणी हो गया एग्जीक्यूटिव, और विधायिका हो गया लेजिस्लेचर, जो जिसमें से ही चुने जाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर के ये बनती है, और इसी में लोकसभा और राज्यसभा से ही आपकी कार्यकारिणी निकलती है। तो जिसमें से निकली है उसके प्रति जवाबदेह भी होती है, समझे। तो इसलिए अपनी नीति और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह है। अब वयस्क मताधिकार का मतलब है जो भी 18 साल से बड़ा है वो मत दे सकता है, वोट कर सकता है। और सामयिक चुनाव का मतलब होता है कि एक समय में चुनाव हो जाए, और वो कौन सा है, 5 साल के भीतर चुनाव हो जाए। और कानून की सर्वोच्चता, कानून ही सर्वोच्च है, इससे बाहर कुछ नहीं होगा, जैसे कि हमारा संविधान। फिर न्यायपालिका स्वतंत्र है, हमने पहले वाली वीडियो में देख लिया है कैसे उन न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमी करने की कोशिश की जा रही थी। तो न्यायपालिका ने कैसे उसको अपना हनन बताया और संविधान का उल्लंघन बताया, उसे धराशायी कर दिया उस वाले कानून को। तो ऐसी न्यायपालिका की स्वतंत्रता व भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप हैं। तो जितने भी यहाँ पर ये विशेषताएं बताई गई हैं ये ध्यान रख लेना। वयस्क मताधिकार, सामयिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और भेदभाव का अभाव, ये सारे ही लोकतांत्रिक लक्षण होते हैं। अब क्वेश्चन आ जाए लोकतांत्रिक लक्षण कौन कौन से हैं, तो ये सारे होंगे। अब संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल वृहद रूप से किया गया है। ठीक है, लोकतांत्रिक जो शब्द है वो वृहद रूप से किया गया। वृहद का मतलब बहुत विस्तृत है, वो कि वो छोटा सा शब्द नहीं है कि बस परिभाषा इतनी छोटे से अर्थ में नहीं लिया है, वृहद अर्थ में लिया है। इसमें ना केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। कौन कौन से लोकतंत्र है हमारे भारत में? राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। ये सब चीज़ें ना आपके ऐसे में भी हेल्प करेंगी। अब इससे ना आप है ना ऐसे भी लिखना सीख रहे हो। जैसे आपने एक टॉपिक देखा, उसको कितना विस्तृत करते हुए चले गए हैं। हर टॉपिक को हर एक वर्ड को ना इतना विस्तार से खोल के बता रहे हैं। जैसे लोकतंत्र था, लोकतंत्र को कितना बता दिया, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, फिर उसके बाद भारत का बता दिया, फिर लोकतांत्रिक हो गया शब्द, राजनीतिक लोकतंत्र और सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। तो सीमित नहीं है, ये खोलते हुए जा रहे हैं। तो ऐसे ही आपको ऐसे भी लिखना है। अब इस आयाम पर डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए अपने समापन भाषण में विशेष बल देते हुए कहा। तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने क्या बोला था? राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। यानी सबसे पहले क्या आना चाहिए? सामाजिक लोकतंत्र आना चाहिए, उसके बाद राजनीतिक लोकतंत्र आना चाहिए। तो सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है वह जीवन शैली जो स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व की को मान्यता देती हो। ऐसी कौन सी जीवन शैली है जो किसको मान्यता देती हो? स्वाधीनता को, समानता को और भ्रातृत्व की को मान्यता देती हुई है ये सामाजिक लोकतंत्र। अब स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांतों को अलग से एक त्रयी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये कोई अलग नहीं है, ये एक ही है। ये आपस में मिलकर एक त्रयी की रचना इस अर्थ में करते हैं कि इनमें से एक को भी अलग कर दिया जाए तो लोकतंत्र का उद्देश्य ही पराजित हो जाता है। यानी ये एक माँ के 3 बेटे नहीं हैं या बेटियां नहीं हैं, ये बस पूरे एक ही बेटा है या एक ही बेटी है। अब समझ लो आप, ठीक है। तो यानी ये एक माँ है जो हमारा भारत है, उसमें ये मतलब सामाजिक लोकतंत्र है, और एक बेटी का नाम है स्वाधीनता, दूसरे का नाम है समानता, तीसरे का नाम है भ्रातृत्व। तो ऐसा नहीं है, ये एक ही के 3 नाम है। ठीक है, यही बात कही जा रही है यहाँ पर। और स्वाधीनता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता। आपको पता ही है, स्वाधीनता, स्वतंत्रता और समानता साथ ही चलते हैं, और समानता को स्वाधीनता से अलग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार स्वाधीनता और समानता को या भ्रातृत्व या बंधुत्व से भी अलग नहीं किया जा सकता। समानता के अभाव में स्वाधीनता से कुछ भी आधिपत्य अनेक पर स्थापित होने की स्थिति बनेगी। क्या कह रहा है ये? स्वाधीनता से कुछ का आधिपत्य है, यानी जो कुछ का आधिपत्य अनेक पर स्थापित होने की स्थिति, जो माइनॉरिटी होते हैं वो मेजोरिटी पर क्या हो जाएंगे? हावी हो जाएंगे। ये वाली बात बताई जा रही है, समझे। यहाँ माइनॉरिटी का मतलब धार्मिक अर्थ में नहीं है, माइनॉरिटी का मतलब है कि लोग वो जो चुनते हैं उनको जो सरकार बनेगी वो कम होते हैं, उसके बारे में बोला जा रहा है। वो कुछ लोग ये ना अनेक पर स्थापित होने की स्थिति में बनेगी। समानता बिना स्वाधीनता के व्यक्तिक पहल अथवा उद्यम को समाप्त कर देगी। जो समानता है वो क्या है? बिना स्वाधीनता के क्या कर देगी? व्यक्तिक पहल अथवा उद्यम को समाप्त कर देगी। ये बिल्कुल डिफरेंस बता दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना जो भी अम्बेडकर जी ने यहाँ पर बताया है। अब इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में व्यवस्था दी कि संविधान एक महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य रखता है, जिससे कि प्रत्येक नागरिक को भारत गणराज्य के सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जा सके।
ये वही चीज़ थी, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं था। अब नेक्स्ट है हमारा गणतंत्र। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। कितने वर्गों में? दो वर्गों में बांट दिया लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को, यानी जो हमारा की डेमोक्रेटिक पॉलिटी है उसको। पहला है राजशाही और दूसरा है गणतंत्र। अब राजशाही जैसा कि ब्रिटेन में अभी भी चलता है, या हमारे भारत में पहले था अंग्रेजों के आने से पहले। तो राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख जो होता है वो आमतौर पर राजा या रानी उत्तराधिकारिता के माध्यम से पद पर आसीन होता है, यानी उसका जो राजा का बेटा होगा वो दूसरा राजा बन जाएगा, फिर उसका बेटा उसका राजा बन जाएगा, जैसे कि अभी ब्रिटेन में होता है। वहीं गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसे कि अमेरिका में। अब यहाँ पर जो गणतंत्र में है होता है चुन करके आता है, सबसे पहले आपको सबको तो पता ही होगा वो चुन करके आता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो आप भारत में बताओ कौन सा होता है, प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है? अमेरिका में तो भाई प्रत्यक्ष होता है। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है, पता ही चल गया आंसर, अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अब गणतंत्र का के अर्थ में दो और बातें शामिल हैं। पहली यह है कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने की बजाय लोगों के हाथ में होती है। तो राजनीतिक संप्रभुता किसके हाथों में होती है? लोगों के हाथ में होती है। और दूसरी, किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति, यानी कोई भी यहाँ पर कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो जिसको कोई विशेषाधिकार प्राप्त हो, सभी समान है यहाँ पर। ठीक है, सभी को एक वोट दिया गया और सभी है ना गणतंत्र में चुनाव कर सकते हैं और गणतंत्र में चुन भी सकते हैं, कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है। अब इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होगा। सार्वजनिक कार्यालय सभी, जैसे कि हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, ये भी एक एसटी महिला है, शेड्यूल ट्राइब्स की, और वो भी राष्ट्रपति बनी हुई हैं। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ, बस मैं अपने बच्चों को भी बताता हूँ, पढ़ने जो आते हैं, ये सभी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पर खुला हुआ शब्द बोला गया है ना, इसके लिए ये है कि कोई रोक टोक नहीं है, बस आपको उसकी है ना शर्तें पूरी करनी होंगी पद की। अब आता है न्याय। तो प्रस्तावना में न्याय तीन भिन्न रूपों में शामिल है। तो ये भी प्रश्न बन गया है, कितने रूपों में? तीन भिन्न रूपों में शामिल है। तो कौन कौन से? सामाजिक में, आर्थिक में और राजनीतिक में, ये सब न्याय है। ठीक है, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय। अब इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है। इनकी सुरक्षा कैसे की जाती है? मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि सामाजिक न्याय, फिर आएगा यहाँ पर आर्थिक न्याय। तो सामाजिक न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार। तो यहाँ पर देना, जाति आया है, रंग आया है, धर्म आया, लिंग। ठीक है, यही शब्द आए हैं, इसके अनुसार इसके अलग भेदभाव किया जा सकता है, बस इसके बिना इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार। अब देखो यहाँ पर आप खुद देख रहे होगे कि यूपीएससी ने महिलाओं से संबंधित टॉपिक क्यों दिया है। तो यहाँ पर देख रहे हो ना आप, महिलाएं आया हुआ है। तो महिला देखो, अनुसूचित जाति में भी महिलाएं आती हैं, जनजाति में भी महिलाएं आ जाती हैं और अन्य पिछड़े वर्गों में महिलाएं आ जाती हैं, लेकिन महिलाओं को अलग से यहाँ पर डाल दिया गया है। क्यों? तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे समाज में ना एसटी और एससी के बीच में भी और ओबीसी के बीच में भी महिलाओं की स्थिति अभी भी और गंभीर रूप से बिगड़ी हुई है। यानी वो जो ब्राह्मण होते हैं, ऊंची कास्ट वाले होते हैं, वहाँ तो है ही खराब खराब, लेकिन ये जो नीची कास्ट वाले हैं, समझे, ये यहाँ पर भी जैसा कि बोला जाता है लोअर कास्ट अपर कास्ट, इसमें भी इनकी स्थिति बहुत ख़राब हो रखी है। तो महिलाओं की स्थिति भाई कहीं भी सही नहीं है, इसलिए यूपीएससी ने महिला पर टॉपिक दिया है। और हर साल यूपीएससी महिला से है ना क्वेश्चन पूछता है, वो चाहे वो ऐसे के रूप में हो जाए या फिर जीएस के रूप में हो जाए, कैसा भी हो, महिला से कोई स्कीम आ जाती है तो वो तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब दूसरा है आर्थिक न्याय, फिर राजनीतिक न्याय आएगा। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक कारणों के आधार पर इसमें संपदा, आय व संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। अब ये ध्यान देना, असमानता को दूर करना है यहाँ पर। किस किस की असमानता? संपदा, आय और संपत्ति की असमानता को दूर करना शामिल है। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मिला जुला रूप अनुपाती न्याय को परिलक्षित करता है। अब ये ध्यान दे लेना, नया प्रश्न आ सकता है, अनुपाती न्याय, ये अभी तक आया नहीं है। तो सामाजिक न्याय हो गया और आर्थिक न्याय हो गया, इन दोनों को मिला दोगे तो क्या बनेगा? अनुपाती न्याय। फिर है राजनीतिक न्याय।
इसमें ना हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वह वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो, सभी को होगा। अब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। कौन सी क्रांति से लिया गया है? 1917 की जो रूसी क्रांति हुई थी, हम हिस्ट्री में एनसीईआरटी की पढ़ेंगे जब इसे देखेंगे अच्छे से, उससे लिया गया है ये। अब देखते हैं हम स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। पहले, सबसे पहले जो भी विकास की किसी भी विकास के लिए अवसर प्रदान करना है और किसी भी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति है, ये पूछा गया था स्वतंत्रता का। इसमें पूछा गया था ये व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना, स्वतंत्रता का मतलब ये होता है, तो विकास इस पर जोर दिया गया था। ये आईएएस में पूछा गया था, जब हम आईएएस से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे पॉलिटी से, जब उसमें हम देखेंगे। प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। इसके हनन के मामले में कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए स्वतंत्रता परम आवश्यक है। क्या आवश्यक है? स्वतंत्रता परम आवश्यक है। हालांकि स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं है कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया हो। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। यानी स्वतंत्रता का मतलब यहाँ पर जैसे अभी बताया कि उसकी किसी भी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति। अब स्वतंत्रता ना दो प्रकार से होती है, एक होती है नकारात्मक, एक होती है सकारात्मक। सकारात्मक में और नकारात्मक में दोनों में डिफरेंस होता है। अभी आप बस यहाँ ये समझ लो कि जो ये रोक टोक की अनुपस्थिति में वो ये नहीं बात कर रहा है कि उसे है ना मरने दिया जाए, तो या फिर उसे किसी को मारने दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए यहाँ पर है ना कुछ सीमाएं लगाई जाती हैं कि अगर ऐसी स्वतंत्रता दे दी जैसे कि आप पिस्टल लेकर के है ना, पिस्तौल लेकर के किसी को भी मारने लग जाओ, तो ये स्वतंत्रता बेकार है फिर तो इसलिए कुछ सीमा लगाई जाती हैं और यही स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है वो लिखी गई सीमाओं के भीतर किया जा सकता है। तो और ये जो सीमाएं लिखी गई हैं वो किस में लिखी गई हैं? संविधान में ही लिखी गई हैं। और अगर ये सीमाएं अगर ज़्यादा कठोर हो जाती हैं या पुरानी हो जाती हैं हमारे समाज के साथ, तो ये सुप्रीम कोर्ट जो है इनको हटा सकते हैं। ठीक है, मतलब वो बता सकते हैं कि अब ये अवैध नहीं है और ये जो हमारी संसद है इसमें संशोधन कर सकती है। संक्षेप में कहा जाए तो प्रस्तावना में प्रदत्त स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकार शर्त रहित ही नहीं है। क्या नहीं है? शर्त रहित नहीं है। यहाँ पर कुछ पाबंदियाँ लगी हुई हैं, कुछ शर्तें लगी हुई हैं। इन शर्तों को पूरा किए बिना आपको ना ही स्वतंत्रता पूरी तरह से मिलेगी, ना ही मौलिक अधिकार पूरी तरह से मिलेंगे। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। अब पीछे जरा देखना, जो रूस की क्रांति से उससे क्या क्या लिया गया था और फ्रांस की क्रांति से क्या क्या लिया गया है। और फ्रांस की क्रांति भी जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तब उसमें देखेंगे 9th क्लास में। अब है नेक्स्ट है समता। समता का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने का उपबंध। सबसे पहले ये ध्यान रखना, विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, और दूसरा भेदभाव के, कोई भेदभाव नहीं करना है यहाँ पर, और समान अवसर मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, सभी को, व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करना है। समान अवसर का मतलब है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें किसी एक बंदे को दी जा रही हैं वही चीज़ें ना दूसरे को मिलनी चाहिए। जैसे आईएएस का पेपर होता है, इसमें बोलते हैं यहाँ पे समान अवसर दिया जा रहा है, चाहे कैसी भी पृष्ठभूमि का है, अमीर हो, गरीब हो, किसान वाला हो, क्या दूसरा कोई किसी का बिजनेस हो, हिंदी से पढ़ा हो, इंग्लिश से पढ़ा हो, कोई दूसरी भाषा हो, तो यहाँ पर बोला जाता है कि समान अवसर मिलता है, इसमें कोई बात का घपलाबाजी नहीं होती। तो यही होता है समान अवसर प्रदान करना। अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समता प्रदान करती है। किस किस की? स्थिति और अवसर की समता प्रदान करती है। ये अवसर की समता मैंने आपको बता दिया है। इस उपबंध में समता के 3 आयाम शामिल हैं, नागरिक, राजनीतिक और वह आर्थिक। यानी राजनीतिक समता, नागरिक समता और आर्थिक समता। मौलिक अधिकारों पर निम्न प्रावधान नागरिक समता को सुनिश्चित करते हैं। तो मौलिक अधिकारों में भी कुछ प्रावधान है जिससे हमारी नागरिक समता सुनिश्चित होती है, जैसे कि विधि के समक्ष समता। पहला क्या है? विधि के समक्ष समता, जो आर्टिकल 14 में है। जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे जब इसे अच्छे से देखेंगे आप डिटेल्स में। धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर मूल वंश निषेध। ठीक है, आर्टिकल 15। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, आर्टिकल 16। फिर अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 17। और उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18। अब संविधान में 2 ऐसे उपबंध हैं जो राजनीतिक समता को सुनिश्चित करके प्रतीत होते हैं। कि कैसे 2 ऐसे उपबंध हैं जो राजनीतिक समता को सुनिश्चित करते प्रतीत होते हैं। वो पहला क्या है?
धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा। तो राजनीतिक समता में पहला क्या चीज़ है? जब भी राजनीति से बात आ जाए तो सबसे पहले वोट के आधार पर ही देख लेना। मतदाता सूची में शामिल ऐसे नहीं दिख करा जाए, अयोग्य नहीं बोला जाएगा। तो यह आर्टिकल 325 में है। दूसरा, लोकसभा और विधानसभा के लिए वयस्क मताधिकार का प्रावधान, तो ये भी 326 में है। तो यहाँ एक बार ध्यान रखना, यहाँ पर जो आपने मौलिक अधिकारों वाला नागरिक समता देखा है, ठीक है, जो नागरिक समता है उसमें आपने मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार वाले जितने भी आर्टिकल हैं आपको याद कर लेने, 14, 15, 16, 17, 18। और ऐसे ये वाला जो राजनीतिक समता है इसमें जो आर्टिकल हैं 325 और 326। फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत 39, महिला और पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान काम के लिए समान वेतन के अधिकार को सुनिश्चित करते हैं। तो एक और आर्टिकल हो गया आर्टिकल 39। तो ये सारे आर्टिकल आपको याद होने चाहिए, तभी आपका ये पूरा हो पाएगा समता वाला। अब नेक्स्ट है बंधुत्व। तो बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। अब बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा। अब संविधान एकल नागरिकता को के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। हमारे संविधान में एकल नागरिकता है, मैंने पहले ही बताया था आपको, हमारे संविधान में एकल नागरिकता है। स्टेट की और पूरे इंडिया की एक ही नागरिकता है। आप पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट में जाके रह सकते हो, कोई मना नहीं है आपको, वहाँ की कोई नागरिकता लेने की जरूरत नहीं है। अब एकल नागरिकता एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करती है। मौलिक कर्तव्य जो आर्टिकल 51 का में भी है, कहते हैं कि यह हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा, ठीक है, कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करे। तो ये आर्टिकल 51 का में दे रखा है मौलिक कर्तव्य में। फिर प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला, व्यक्ति का सम्मान, और दूसरा है देश की एकता और अखंडता। तो जो प्रस्तावना में क्या बोला, बंधुत्व में दो बातें होंगी, तो ये ध्यान रख लेना, बंधुत्व में दो बातें होती हैं। पहला, व्यक्ति का सम्मान करना है, आपको सभी व्यक्तियों का सम्मान करना है। दूसरा, देश की एकता और अखंडता का सम्मान करना है। अखंडता शब्द, जो अखंडता शब्द है वो संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। ये हमने पढ़ लिया है बहुत बार। संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य के एम मुंशी के अनुसार व्यक्ति के गौरव का अर्थ यह है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप से भलाई और लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुनिश्चित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। हर व्यक्ति का क्या है, व्यक्तित्व पवित्र है। और ये किसका है, व्यक्ति के गौरव की बात हो रही है। इस पर किसी व्यक्ति के गौरव को सुनिश्चित करने वाले मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के कुछ प्रावधान बल देते हैं। इसके अलावा मौलिक कर्तव्यों में कहा गया है कि भारत के हर नागरिक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह महिलाओं के गौरव को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी हरकत का त्याग करे और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। देश की एकता और अखंडता पद पर राष्ट्रीय अखंडता के दोनों मनोवैज्ञानिक व सीमाई आयाम शामिल हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन राज्यों के संघ के रूप में किया गया है, ताकि यह बात स्पष्ट हो जाए कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई भी अधिकार नहीं है, इसलिए बोला गया राज्यों का संघ है। इससे भारतीय संघ की बदली ना जा सकने वाली प्रकृति का परिलक्षण होता है। आ गया ना, भारतीय संघ की बदली ना जा सकने वाली प्रकृति, यानी ये वाला चीज कभी नहीं बदली जाएगी। तो यह वाला राज्यों का संघ कभी नहीं बदला जाएगा। अब इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अखंडता के लिए बाधक और सांप्रदायिक, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद इत्यादि जैसी बाधाओं पर पार पाना है। जो इसका उद्देश्य है, जो ये वाला भारत संघ, राज्यों के संघ वाला, तो राष्ट्रीय अखंडता के लिए जो बाधक होते हैं, सांप्रदायिकता हो गया, क्षेत्रवाद हो गया, ये सबके टर्म अगर नहीं पता तो आप मुझे बता देना, मैं अलग वीडियो में समझा दूंगा। अलग क्या, मैं अभी बताया था। सांप्रदायिकता जब दो धर्मों में लड़ाई हो जाती है। अखंडता के लिए बाधक वो होते हैं जो अब हमारा देश, लोग बात सोचते हैं कि ये क्षेत्रवाद वाला ही है कि हम अलग देश चाहते हैं वगैरह वगैरह। वैसा ही अखंडता में बाधक होता है। क्षेत्रवाद हो गया अपने क्षेत्र को ज़्यादा बल देना। जातिवाद हो गया किसी एक जाति के लोगों को, लोग सोचते हैं हम ज़्यादा ही अच्छे हैं, ऊपर हैं, तो दूसरी जाति लोगों को मारते हैं। भाषावाद होता है किसी भाषा पे अपने भाषा को प्रभावित करना। जैसे इंडिया बहुभाषी वाले देश हैं, तो उसमें कोई भी अपना आ जाता है और बोले कि हमारी भाषा लागू होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। जैसे आपको पता है हिंदी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, तब भी ये भारत की भाषा हिंदी नहीं है, राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है, वो कार्यकारी भाषा है, ठीक है। तो इत्यादि जैसी बाधाओं पर पार पाना है। अब प्रस्तावना का महत्व, ये हमारा खत्म होने वाला है। प्रस्तावना उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मौलिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं।
इसमें संविधान सभा की महान और आदर्श सोच उल्लेखित है। इसके अलावा ये संविधान की नींव रखने वालों के सपनों और अभिलाषाओं का परिलक्षण करती है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। संविधान की प्रस्तावना क्या है? हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। और ये किसने बोला था? सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। अब संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य के एम मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, यानी हमारा भविष्य दिखाती कैसा होगा। और संविधान सभा के एक अन्य सदस्य पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। यह संविधान की आत्मा है। ठीक है, ध्यान रख लेना, संविधान की आत्मा है यह संविधान की एक कुंजी है, यह संविधान का आभूषण है, यह एक उचित स्थान है जहाँ से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको पहले बता दी थी, संविधान का मूल्यांकन करना। सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजनीति शास्त्री सर अर्नेस्ट बारकर, इन्होंने भी बोला है संविधान की प्रस्तावना लिखने वालों को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर अपना सम्मान देते हैं। यानी बोले कि जिसने भी ये लिखा है वो राजनीतिक बुद्धिजीवी हैं, बहुत दिमाग है उनके अंदर। वह प्रस्तावना को संविधान की नोट कुंजी नोट कहते हैं। ये वाला जो उन्होंने कुंजी बोला, वैसे ये कुंजी नोट कहते हैं। वह प्रस्तावना के पाठ से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी की शुरुआत में इसका उल्लेख किया है। अब भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह मानते हैं कि प्रस्तावना अमेरिकी की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन यह एक घोषणा से भी ज़्यादा है। यह हमारे संविधान की आत्मा है, जिसमें हमारे राजनीतिक समाज के तौर तरीकों को दर्शाया गया है। इसमें गंभीर संकल्प शामिल है जिसे एक क्रांति ही परिवर्तित कर सकती है। समझे, इसमें ऐसे गंभीर संकल्प हैं जिसे एक क्रांति ही परिवर्तित कर सकती है, और ऐसी क्रांति मुझे नहीं लगता कभी होगी, क्योंकि ये कोई नकारात्मक चीज़ नहीं है जो ऐसी क्रांति हो। नकारात्मक चीज़ों के लिए क्रांति होती है, ना कि सकारात्मक चीज़ों के लिए। अब है संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना। ये विवाद जो हमने पहले देखा था, ये वही है, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। इसमें भी कुछ चीज़ें देखना आपको याद रखनी है। तो प्रस्तावना को लेकर एक विवाद रहता है कि क्या यह संविधान का भाग है अथवा नहीं। तो बेरूबाड़ी संघ मामले, उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता है और इसलिए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए एक कुंजी है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद में प्रयोग की गई व्यवस्थाओं के अनेक अर्थ निकलते हैं। इस व्यवस्था के उद्देश्य को प्रस्तावना में शामिल किया गया है। प्रस्तावना की विशेषता को स्वीकारने के लिए इस उद्देश्य के बारे में व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो सबसे पहली चीज़, आपने इतनी सारी कहानी जो पढ़ी उसमें बस ये ध्यान रखना, बेरूबाड़ी संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने बोला प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। नहीं है, बस ये बोल देना, बेरूबाड़ी में नहीं है। ठीक है, फिर आया नेक्स्ट केशवानंद भारती मामला। उच्चतम न्यायालय ने पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया और यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। अब इसमें क्या बोल दिया? प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो दूसरा मामला है केशवानंद भारती। हमने पहली वाली वीडियो में भी देखा था, केशव जी आए और इन्होंने क्या किया? प्रस्तावना संविधान का भाग है बता दिया। यह महसूस किया गया कि प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है और संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित महान विचारों को ध्यान में रखकर संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए। LIC ऑफ इंडिया मामले में भी पुनः उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। अब इसके बाद से जितने भी दिए गए हैं मामले, सभी में बोला गया है कि ये हिस्सा है। तो बस एक मामला था जिसमें नहीं बोला हिस्सा नहीं है, वो है बेरूबाड़ी के बाद आता केशवानंद भारती, इसमें बोल दिया गया। तो किस में बोला गया ये ध्यान रखना, और किस में नहीं बोला गया। पहले वाले में बोला गया बेरूबाड़ी में नहीं है, और उसके बाद जो दूसरा है केशवानंद उसमें बोला गया है। तो डेट भी याद रखना। फिर उसके बाद बोला एक और आया था, उसमें भी बोला गया कि भाई ये है, आंतरिक हिस्सा है। संविधान के अन्य भागों की तरह संविधान सभा ने प्रस्तावना को भी बनाया, परंतु जबकि अन्य भाग पहले से ही बनाए जा चुके थे। तो यहाँ ध्यान देना। तो इसे पूछा जाता है प्रस्तावना सबसे एंड में बनी थी, सबसे पहले बनी थी? तो सब प्रस्तावना जो बनी थी सबसे बाद में बनी थी। प्रस्तावना को अंत में शामिल किए जाने का कारण यह था कि इसे सभा द्वारा स्वीकार किया गया। तो प्रस्तावना सबसे अंत में शामिल की गई थी। जब प्रस्तावना पर मत व्यक्त किया जाने लगा तो संविधान सभा के अध्यक्ष ने कहा, प्रश्न यह है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? इस प्रस्ताव को तब स्वीकार कर लिया गया, लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्तमान मत दिए जाने के बाद की प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह संविधान के जनकों के मत से मान्यता रखता है। ये सारी चीज बता दी है जो संविधान में बोला था कि भाग है, तभी तो स्वीकारा था। भाग है नहीं होता तो वहाँ संविधान में लगती क्यों? संविधान का भाग है, किताब में तो चिपकी हुई है ना, तो इसका भाग है। तो ये प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। अब इसमें दो तथ्य उल्लेखनीय हैं।
प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्ति पर प्रतिबंध लगाती है, ना ही स्रोत है और ना ही प्रतिबंध लगाते हैं, और यह गैर न्यायिक है। ये प्रश्न दोनों को दोनों ही पूछे जाते हैं, दोनों ही तथ्य पूछे जाते हैं कि पहले बताओ ये तो विधायिका का, ये ऐसे स्टेटमेंट दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा ये कौन सा एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है, समझे, यही दे दिया जाएगा। दूसरा गैर न्यायिक है का मतलब होता है इनकी व्यवस्था को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रस्तावना में संशोधन की संभावना, संभावना क्या है? क्या प्रस्तावना में संविधान की धारा 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है? यह प्रश्न पहली बार ऐतिहासिक केस केशवानंद भारती मामले 1973 में उठा था, वही जो हमने पिछली वाली वीडियो में देख लिया है। यह विचार सामने आया कि इसके संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है, लेकिन हमने देख लिया था इसमें किया जा सकता है, बाद में देखेंगे अभी हम। अनुच्छेद 368 के जरिए संविधान तत्व व मूल विशेषताओं जो कि प्रस्तावना में उल्लिखित हैं को ध्वस्त करने वाले संशोधन नहीं किया जा सकता। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। ठीक है, तो न्यायालय ने यह माना मत बेरूबाड़ी संघ अभी जो हमने देखा के तहत दिया गया और कहा कि पूर्व में ऐसे इस केस में संदर्भित निर्णय गलत था और कहा कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है बशर्ते कि मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जाए। दूसरे शब्दों में न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। ये हमने अच्छे से क्या क्या संशोधित किया जा सकता है क्या नहीं, इसे पिछली वाली वीडियो में देख रखा है, आप उसको जरूर देखना, ये सब समझ में आ जाएगा आपको। मैं दोबारा यहाँ पर इतना सारा नहीं बोल सकता, तो आप दोबारा देखना, ये और भी 40 मिनट वैसे ही हो गए हैं इसको। तो अब तक प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संशोधित किया गया है। इसके जरिए इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इस तरह इस संशोधन को वैध ठहराया गया। ये जो मैं बोल रहा था ये पीछे रहता है सारांश में, टिप्पणी संदर्भ ये मैं अलग से लेकर के आऊँगा। तो ये हमारा हो गया ख़त्म। तो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, चैनल से जुड़े रहना, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए कमेंट करना, बताना किस चीज़ की ज़रूरत है आपको पॉलिटी से रिलेटेड। यहाँ सारा पॉलिटी का ज्ञान मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।